Hello everyone. Today's topic I have taken all important articles of Indian Constitution, and this topic is very important for all competition like UPSC, PCS, SSC, Railway and all other one day exams. Okay, so I am going to start my topic. Here first of all I am going to elaborate about the topic what is Indian Constitution and how many articles in Indian Constitution and how many parts and how many schedules in Indian Constitution. So now I am going to start. There are 448 articles and in 25 parts and 12 schedules and 5 appendixes with one more than 100 amendments in the Indian Constitution. Okay, मतलब ये है कि 448 आर्टिकल है टोटल संविधान में, 25 पार्ट है। शुरुआती टाइम पे जब संविधान बन रहा था तब 22 पार्ट थे, तब 12 शेड्यूल था, तब उस टाइम पे 8 शेड्यूल थे, बट उसके बाद अमेंडमेंट हुए तो 4 शेड्यूल उसमें ऐड हुए समय समय के साथ, उस फिर 12 शेड्यूल हो गए। इसी तरीके से 3 पार्ट भी उसमें ऐड हुए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन चीज़ कब अमेंडमेंट हुई। और टोटल मोर लगभग 105 अमेंडमेंट है आज के टाइम पे, इस टाइम पे 105 अमेंडमेंट है टोटल। ओके, सो नाउ फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। पार्ट वन में क्या लिखा हुआ है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब देश के जो यूनियन है और उसकी टेरिटरी कहाँ तक है, ये उसके बारे में पार्ट वन में कहा गया। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक के जो आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें पार्ट वन के बारे में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम जानेंगे, संघ और उसकी जो टेरिटरी है उसके बारे में। पार्ट टू में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में, मतलब नागरिकता के बारे में है। ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में इसकी जानकारियाँ सारी दी हुई है। पार्ट थ्री में क्या है, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बीच में है। ओके, और ये पार्ट थ्री और पार्ट फोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पार्ट फोर में क्या है, डायरेक्टर प्रिंसिपल है जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, ये स्टेट के लिए लागू होता है। मतलब स्टेट में जो गवर्नमेंट है उनको ये सारे इनके रूल फॉलो करने पड़ते हैं इनके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए ये नियम बनाया गया है जो स्टेट की वेलफेयर करने के रिलेटेड, मतलब कि सरकार जो है स्टेट में वो उनको क्या वेलफेयर करना है अपने स्टेट में लोगों के लिए, उनके सब रूल है नियम दिए हुए। ठीक है, तो इसकी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसमें जानकारी है। फिर हमारा देखिए ये अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 4A, इसी की वजह से आर्टिकल 22 जो शुरुआत में पार्ट टोटल 4 थे ना, 22 थे ना, वो बाद में 25 हुए थे, तो उसमें से एक ये भी अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल, ये पार्ट 4A जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। और ये आर्टिकल 51A में इसका बारे में लिखा हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी टोटल कितनी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, पहले 10 थी, बाद में एक बढ़ के 11 हो गई थी, पता होना चाहिए हमें। फिर अब उसके बारे में हम जानेंगे पार्ट 5 के बारे में, इसमें यूनियन के बारे में दिया हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी जानकारी है, पार्लियामेंट, सांसद वांसद जो भी चीज़ें, राज्यसभा लोकसभा, ये सारी जानकारी है इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट भी आ जाता है जो कि आर्टिकल 51 के 53 के बाद से चालू होता है। ठीक है, 51 के बाद से। और उसके बाद हम ये आर्टिकल, ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या है, फिर हम जैसे हम पहले क्या पढ़े, सेंट्रल पढ़ा, तो उसके बाद हम स्टेट पढ़ेंगे। स्टेट में क्या है, सारी जानकारियाँ 152 से लेकर 237 के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्ट 7 है। पार्ट 7 में क्या हम पढ़ेंगे, ये क्या हुआ था, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट उसमें हुआ था, ये 7वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि वो 1956 जो है उसे रिपील्ड कर दिया था पार्ट 7 में। ठीक है, जो 1956 का जो भी एक्ट था ना वो उसको हम रिपील्ड कर दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, ओके, इसीलिए ये अमेंडमेंट्स, ये पार्ट 7 अब हट गया है। ठीक है, अब उसमें पार्ट 8 में क्या है, द यूनियन एंड टेरिटरीज, इसमें क्या है, आर्टिकल 239 से 242 तक की जितनी भी जानकारियाँ यूनियन एंड टेरिटरीज के रिलेटेड वो पार्ट 8 में कहा गया है। ठीक है, एक ये है पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत। ये इसकी आर्टिकल की जानकारी कहाँ से कितने से कहाँ तक है, 243 से लेकर 243 ओ। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में ये पूछता है कि पार्ट 9 जो है किससे रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड। इसमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल के बारे में है, आर्टिकल 243 आर्टिकल है, पर जिसमें मतलब यहाँ 243 से लेकर 243 ओ तक है, इसमें A B C D E F G इस तरीके से ओ तक है।
अब पार्ट 9 है, ये भी एक अमेंडमेंट हुआ था, पार्ट 9 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें म्यूनसिपालिटी भी किया गया था। ये दोनों आर्टिकल जो है ना, पार्ट है ना, ये दोनों अमेंडमेंट हुए थे 1992 के टाइम पे। तो उस तरीके से ये भी अमेंडमेंट 90A लिख दिया गया था। तो ये आर्टिकल 243 से लेके जी तक है था, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहले ओ तक था, बाद में ये पी से जी तक हो गया। ये पार्ट 9B में क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। इसमें क्या कहा गया है, 243ZH से लेके 243ZT तक इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। आइए अब हम जानेंगे पार्ट 10 के बारे में। पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। इसमें कहा गया क्या है, आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है। इसमें शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज में जो जनजाति वाला एरिया है ना, पहाड़ी इलाके में उस टाइप के, उसके बारे में जो भी जानकारी है पार्ट 10 में कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या है, रिलेटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है ना, रिलेशन उसके बीच का वो उसकी जानकारियाँ हैं। 245 से लेके आर्टिकल 263 तक इसमें आता है। किसमें है ये, पार्ट 11 में, ठीक है। चलिए भाई, अब पार्ट 12 में आता है। पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कंट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये किसकी जानकारी किसमें है, दो आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक है। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी जो है ये पहले ये हमारा ये फंडामेंटल में आता था, फंडामेंटल राइट्स में आता था, इसे अब हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हट गया, वो 300A में इसको डाल दिया गया, पार्ट 12 में आता है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब पार्ट 13 में क्या क्या है इससे रिलेटेड, ये ट्रेड है, कॉमर्स है एंड इंटर कोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर में जो भी टेरिटरी में व्यापार होता है उससे रिलेटेड उसकी सारी जानकारी है ये 301 से 307 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है बार बार। एक तो ये आ जाता है, ट्राइबल एरियाज वाला आ जाता है, यहाँ पे जो लिखा है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज कौन से पार्ट में है, 10 पार्ट में है, आर्टिकल 244 से 244A तक है। एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि पार्ट 13 में क्या कहा गया है, तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 307 के बीच में ये, ठीक है। ये हो गया। अब आर्टिकल आपको आ गया 14। आर्टिकल 14 में क्या है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जितने भी मतलब सर्विसेज है इसमें, जैसे IAS PCS, ये सारी सर्विसेज है ना, जैसे इंडियन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और भी जो भी सर्विस इसके अंदर आते हैं, IFS सर्विसेज, सारी सर्विसेज यूनियन और स्टेट की जो भी हो, जैसे एग्ज़ाम नहीं कराती है स्टेट और यूनियन, स्टेट कराती है PCS के एग्ज़ाम, और ये स्टेट सेंट्रल में होता है IAS का एग्ज़ाम। तो सारी जो जो भी सर्विसेज है ना, वो सारी सर्विस आर्टिकल 308 से लेकर 323 के बीच में आता है। हम अभी आगे पढ़ेंगे सारे आर्टिकल के बारे में भी, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ पार्ट ये दिखा रहा हूँ कि पार्ट ओवरव्यू है, ये मतलब कि कौन से पार्ट में क्या लिखा है, ठीक है। ये आर्टिकल पार्ट 14 था, सॉरी 14 था। अब आर्टिकल 14A में, ठीक है, इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ट्रिब्यूनल्स वो भी जनजाति के बारे में ये भी है। ये आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक के बारे में, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो ये पार्ट जो 15 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हर एग्ज़ाम में आता है। पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है ना, इलेक्शन, ये पार्ट 15 जो है इलेक्शन कमीशन जो भी चीज़ें जानकारी है ना, 300 जैसे 324 जो होता है इलेक्शन कमीशन से होता है, तो ये उसी की जानकारी है, इलेक्शन लिखा है इसमें, इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक, ठीक है। अब पार्ट 16, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, जैसे OBC ST SC, ये सब के बारे में जो सर्टेन क्लासेस है, OBC है, SC ST है, उनके बारे में जो भी नॉलेज है, इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक। इसमें कौन से पार्ट में है ये, पार्ट 16 में है। अभी याद रखिए पार्ट 17। पार्ट 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे तो मैं कहूँगा आप याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। ये पार्ट किस कौन सा पार्ट में था, ये 17 पार्ट में था, ऑफिशियल लैंग्वेज, और आर्टिकल 343 से 351। अब इसके बाद जितने भी आएंगे ना, ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्या है, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविज़न, ये तो मतलब ये रट ही लीजिए। 352 आर्टिकल जो होता है ये इमरजेंसी का ही होता है। तो 352 से लेकर 360 के बीच में सारी इमरजेंसी कौन कौन से होते हैं, इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, अंदर
जो राज्य के अंदर अशांति हो जाती है उसकी वजह से इमरजेंसी, जहाँ प्रेसिडेंट रूल जो भी लगता है, ये सारी इंटरनेशनल इमरजेंसी हो जाती है, वो सारी इमरजेंसी के रूप में इसमें सारी जानकारियाँ हैं। इसमें आता है पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 में ये जानकारी दी हुई है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 19 में मिसलेनियस होता है। इसमें आर्टिकल 361 से लेकर 367, मतलब इसमें मिसलेनियस टॉपिक, हर अलग अलग टॉपिक इसमें दिया हुआ है, थोड़ा मिक्स टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नहीं भी याद रखेंगे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पार्ट 20 तो से याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन कि अमेंडमेंट जो होता है संविधान में वो किसके, मतलब उसका किस पार्ट में रखा गया, वो 368 आर्टिकल में, अब पार्ट 20 में रखा गया, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, पार्ट 20 में रखा गया है 368 में। इसी तरीके से अब पार्ट 21 में क्या है, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 369 से 392 के बीच में, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये पार्ट 22 है। पार्ट 22 में क्या है कि शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड ऑथराइज टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, मतलब टाइटल्स वाइटल्स जो भी था उसके बारे में ये जानकारी उसी का है। ये इसमें हिंदी के बारे में भी जानकारी होगा कि टेक्स्ट इन जो हिंदी है वो किस में, किस आर्टिकल में बोल देगा क्वेश्चन में से ही, कमिटमेंट ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये रिपील्स हो गया है, ये बंद मतलब ख़त्म हो गया है, ये किसमें, पार्ट 22 में, आर्टिकल 393 से 395 के बीच में होगा। तो इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है वैसे, आर्टिकल इम्पोर्टेंट कौन सा था, ये पार्ट 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन सा, ये पार्ट ये 18 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। पार्ट 15 बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। और आपको हाँ ये पार्ट 14 एक इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट ये 14 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्योंकि आई एस पी सी एस जो भी जो उनकी सर्विसेज होती है इसी में आती है। फिर आपको पार्ट 10 शेड्यूल ट्राइबल एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं है। बाकी ऊपर का सारे इंपॉर्टेंट 10 तक तो सारे शुरुआत के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हम सारे पढ़ लिए टोटल। जैसे यहाँ पर लिख रहा है पार्ट 22, पार्ट 22 से ये मत समझिएगा कि टोटल 22 पार्ट है, बीच में जो नहीं लिखा हुआ जैसे कि ये पार्ट 15 ये सॉरी पार्ट या ऊपर दिखाता हूँ जैसे 9A 9B 15A ये सब भी ऐड हुआ है, इसलिए 25 पार्ट टोटल होते हैं, ठीक है, ये बाद में अमेंडमेंट होके हुए हैं ना, इसलिए ये भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये आपको इम्पोर्टेंट, अब सारे आर्टिकल यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ चालू होती है वीडियो, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। क्या है, पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। पार्ट 1 जैसा कि मैंने पहले आपको शुरुआत में ही बता दिया था, इसीलिए बताया था ना ताकि आपको पहले से पता हो जाए, तब यहाँ से आपको रिवीजन भी बहाने हो जाएगा, पार्ट सारे, अब बस आर्टिकल बता दूंगा मैं। तो आपको आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जो यूनियन है उसका नेम करना कि कहाँ से बीच में, जैसे नहीं होता कि दो राज्य है ना उनके बीच का हम बंटवारा कर देते कि यहाँ से दिल्ली चालू हो गया, यहाँ से यूपी चालू है, तो उनका नेम भर देते कि हाँ यहाँ से इस एरिया से, तो वो आर्टिकल 1 में आता है, यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में जो नॉलेज है। उसी तरीके से ये आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट का जो गठन करते हैं हम, उसका आर्टिकल 2 में कहा गया है। आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जैसे कि मान लो कोई पहले से कोई स्टेट था उसमें से कुछ एरिया हम काट के एक नया स्टेट बना दिए, वो आर्टिकल 3 में आता है। आर्टिकल 2 में क्या आता है कि जैसे वो सिक्किम हुआ, जो पहले हम स्टेट उसको बना इस्टेब्लिश किए, बाद में न्यू स्टेट बना जो सिक्किम हुआ, तो ये 1962 के आसपास बना था ना, तो ये वो अलग चीज़ होगा, वो आर्टिकल 2 में आ जाएगा। पर हम किस पहले से कोई स्टेट एग्जिस्ट हमारा कर रहा था, बाद में हम जैसे झारखंड कर दिए, छत्तीसगढ़ कर दिए, उत्तराखंड कर दिए, ये स्टेट 2000 के टाइम पे ये अलग हुए थे ना, सारे 3 स्टेट अलग से बने थे, अलग से काट के, मतलब कि यूपी में से उत्तराखंड निकाल दिया था इस तरीके से, तो वो आर्टिकल 3 के तहत किया गया था, ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब यहाँ से पार्ट 2 पढ़िए, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, इसमें क्या है, आर्टिकल 5 में क्या है, हम जैसे हम बता दिए पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, पर फिर भी ये से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हम जानेंगे फिर भी क्या क्या है। जैसे आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप का कमेंसमेंट लिखा हुआ है सारा। आर्टिकल 6 में क्या है, राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उसके बारे में, तो जो पाकिस्तान से इंडिया में आके रहने लगे हैं वो उनके राइट क्या, सिटीजनशिप की उनकी जानकारियाँ हैं। जो आर्टिकल 10 है, क्या है, आर्टिकल 10 में है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, उनकी कंटिन्यू कितने सालों तक कंटिन्यूटी रहेगी उनके सिटीजनशिप की।
आर्टिकल 11 में क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। मतलब पार्लियामेंट जो है रेगुलेट करता है सिटीजनशिप बाई लॉ, लॉ के द्वारा मतलब कानून ला सकता है। ये आर्टिकल 11 में कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सिटीजनशिप पे कानून लाया जा सकता है, मतलब कि ये उसके बारे में जानकारी है। ये इंपॉर्टेंट, ये देखिए पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ये तो मतलब आप रट ही लीजिए एक एक इसके आर्टिकल, इसमें तो आता ही आता है क्वेश्चन। आर्टिकल 12 क्या है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट को डिफाइन किया गया है, स्टेट क्या होता है। फिर आर्टिकल 13 क्या, आर्टिकल 13 ये है कि इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स ये लिखा है ना, लॉ इन कंसिस्टेंस विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के लॉज इनकन्सिस्टेंट उसके बारे में जानकारी यहाँ दिया हुआ है। और आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट फंडामेंटल अब राइट्स अब चालू हो गए। 7 बेसिक फंडामेंटल राइट पहले थे, बट अब 6 हो गए। क्यों, राइट ऑफ प्रॉपर्टी 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हटा दिया गया था, ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस। ठीक है, चलिए ठीक है। तो लिखा है ना ये सब, रिमूव्ड फंडामेंटल राइट्स बाई 44, अभी तो बताया मैंने 44वें अमेंडमेंट 1978 के तहत हटा दिया गया था। ठीक है, ऐसे निकालने में ये इंक्लूडेड कर दिया गया आर्टिकल 300 ए में, जैसे आपको बताया था शुरू में दिया था ना कि आर्टिकल पार्ट 12 में 300 ए में इसको ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब ये अब यहाँ से चालू होता है आर्टिकल, मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल सबसे पहला फंडामेंटल राइट क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी, मतलब सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये जानकारी किसमें दी है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में। तो आर्टिकल 14 क्या है, राइट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के आगे, लॉ के सामने सारे सब जो जितने भी लोग हैं सब बराबर है, सबको सेम तरह, मतलब एक ही समानता के नज़रों से देखा जाएगा। कोई ये नहीं कि कोई अमीर है गरीब है तो उनको उनके अंदर मतभेद के, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए कानून बराबर होगा। ये आर्टिकल 14 कहता है इसी को। फिर आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि रिलीजन से नहीं तो जात के नाम पे, रिलीजन के धर्म के नाम पे, उनके गोरे काला होने के नाम पर, रंग, मतलब किसी भी तरीके से किसी जगह, मतलब किसी पहाड़ी इलाका का है या किसी जंगल का है, मतलब आदिवासी टाइप का है, उस नाम से उसको चढ़ा तुम उसको मतलब कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं तो किसी का मजाक उड़ाते हैं ये, मतलब उसको या उसके बारे में गलत बुरा कहो उसको सामने, ये नहीं कर सकते आप। ये आर्टिकल 15 में कहा गया, उसका मना किया गया, सख्त है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगर वो कह दिया जाके तो कि आप मेरे ऊपर ही है, आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी जो है ना 14 से लेके आपको यहाँ 18 तक आता है। ठीक है, 4 आर्टिकल, इसमें 5 आर्टिकल होते हैं। तो उसी तरीके से आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सबको रोजगार मिलने के लिए सबको इक्वालिटी, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सारी अपॉर्चुनिटी किसी एक कुछ खास लोगों के लिए होगी, नहीं। अगर कोई नौकरी निकल ली तो उसको सब फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए, सब, अगर उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, आप ऐसा कुछ मतलब मान लीजिए आप उसकी पढ़ाई कर रखे हैं, उसकी डिग्री आपके पास है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ये नहीं कि आपके लिए वो मतलब मना नहीं किया गया, कोई भी भर सकता है अगर देश का निवासी है या जो भी उसके रूल है रेगुलेशन है। ठीक है, तो मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी आर्टिकल 16 में। ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ही आता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कौन से आर्टिकल में कहा गया, तो आर्टिकल 16 में कहा गया। ऐसे बस क्वेश्चन है, मतलब ऐसे दिमाग में ऑनलाइनर याद रखना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का एबोलिशन, मतलब वो हटा दिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब पहले होते लोग करते नहीं थे छुआछूत, कि अरे यार वो किसी मतलब कि नीचे समुदाय का लोग है, हम उसे मतलब कि नहीं टच करेंगे, दूर रहो। आज भी होता है बहुत सी जगहों पे, पर अब बहुत सारा कम हो चुका है क्योंकि एजुकेशन इतनी बढ़ा दी गई है, अब लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब हर कोई के पास मतलब वो पढ़ लिख रहे हैं, उनको जानकारी है कि भाई ये सब चीज़ें गलत है, हम उनको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ ऐसा करेंगे, सपोज एट अगर आप उनकी जगह होते तो आपको बुरा लगता ही लगता, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीज़ें मतलब ख़त्म हो जानी चाहिए, अभी भी पर है, मतलब 30-40% जगहों पे अभी भी है, 60% तक लगभग ख़त्म हो चुका है। अब आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब पहले ना टाइटल्स लोगों को दे दिया जाता था, आज़ादी से पहले क्या होता था ना, किसी को जो राजा राजा राम मोहन राय से राजा का उपाधि दे दिया, उनको दे दिया गया था, उनको है ना, दिल्ली के राय, वो जो दिल्ली सल्तनत में वो क्या कहते हैं, मुगल के जो मुगल सम्राट जो थे, और उस टाइम पे 1814 में मेरे ख्याल से दिया गया था उनको, राजा राम मोहन राय को उनको उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। उसी तरीके से मतलब और भी लोगों को उपाधि गई थी, सरदार की उपाधि,
नेताजी की उपाधि, इस तरीके से उपाधि दी जाती थी। तो वो उपाधियों को मतलब कि महात्मा की उपाधि ये सब तो इसीलिए उससे क्या होता था ना, लोगों के बीच में थोड़ा सा दूरियाँ होती थी, तो इसीलिए सरकार ने इसे हटा दिया कि अब किसी को टाइटल से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वो उपाधियाँ हट गई है। अब इसी तरीके से राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल, ये राइट टू फ्रीडम है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेके आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, मतलब आज़ादी का जितना आपके अधिकार है, स्वतंत्रता के, आप स्वतंत्र किस किस तरीके से हो सकते हैं, वो सारी जानकारी आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। इसमें आर्टिकल 19 में होता क्या है, गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द सिक्स राइट एंड दे आर, मतलब इसमें 19 के अंदर 6 राइट्स हैं, पहले 7 था, कौन सा एक प्रॉपर्टी वाला भी था, वो हटा दिया गया, इसीलिए अब 6 19 के अंदर 6 है। 19A में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब उसे आज़ादी है कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का लोगों के सामने, उसको आज़ादी है। फिर आर्टिकल 19B में क्या है, फ्रीडम टू असेंबल द पीसफुली एंड विदाउट आर्म, बिना किसी हथियार के साथ वो कहीं भी फ्री आज़ादी से, मतलब शांतिपूर्वक, मतलब वो क्या कहता है, असेंबल कर सकता है, कहीं भी जाके, मतलब संगठन लोगों को एक जगह संगठित कर सकता है। फिर उसको क्या, फ्रीडम टू फोर्स एसोसिएशन और यूनियंस, मतलब आज़ादी है उसको, मतलब एसोसिएशन, मतलब सिंपल सी बात है, कहीं जा सकता है, फिर वहाँ पे जाके वो यूनियन बनाएगा लोगों का, तो उसको आज़ादी है कि अपना संगठन बना सकता है, लोगों के साथ यूनियन हो सकता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, जब ये संगठन अपना मान लीजिए वो कहीं भी कुछ बोल सकता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, वो किसमें 19A में है। 19B में क्या है कि उसे कुछ भी असेंबल कर सकता है पीसफुली विदाउट आर्म के साथ, वो आज़ादी है उसको, कहीं भी जा सकता है, जाएगा तो फिर वहाँ लोगों से बात करेगा, अपनी बातों को रखेगा, आज़ादी दी गई है, तो वो मतलब एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, यूनियन बनाएगा तो फिर अपने यूनियन को लेके पूरे देश भर में यात्रा फ्रीली मूव कर सकता है अपने देश भर में। तो वो 19D में कहा गया कि फ्रीडमली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी भी बाउंड्री सीमा है वहाँ वहाँ जा सकता है। 19E में क्या है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, फिर कहीं पर रुक भी सकता है, कहीं पर रह भी सकता है, सेटल भी कर सकता है इंडिया की टेरिटरी में, उसको आज़ादी है। फिर उसको ओमिटेड, ये हटा दिया गया, ओमिटेड मतलब यही यही आर्टिकल, यही इसमें प्रॉपर्टी वाला था, इसे अब हटा दिया गया। फिर एफ क्या, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू क्या है, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड, मतलब कहीं भी वो बिजनेस ऑक्यूपेशन कर सकता है, मतलब कहीं भी जगह पे जाके ज़मीन खरीद लिया मान लो, वहाँ पे जाके वो अपना कोई काम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें मतलब 19 में आज़ादी के बारे में कहा गया। फिर आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, ये आर्टिकल 20 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। आर्टिकल 21 में कहा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब उसको खुद की आज़ादी, उसकी जो भी है उसकी, वो आर्टिकल 21 ये जो है ना, ये आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि जब इमरजेंसी भी लग जाए ना तभी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता, मतलब इस पर आप निलंबित नहीं कर सकते। ये जैसे कि पर्सनल लाइफ की जो आज़ादी है, पर्सनल सुनिए का, ये पर्सनल लिबर्टी है उसकी, उसको कि वो भाई वो उसको मिलनी ही चाहिए, पर्सनल लाइफ के ज़िंदगी जीने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 21 में है, ठीक है। ये आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जो भी अपराध है उसके खिलाफ हम प्रोटेक्शन, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए हम कर सकते हैं, 20 में कहा गया है। 22 में कहा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कि जो प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अरेस्ट होने के अगेंस्ट में उसके डिटेंशन करने के लिए है 22 में। अब ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्टिकल 23 एंड 24, मैं 23 से लेकर 24 के आर्टिकल में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में है, मतलब कि एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते आप किसी को, जैसे कि आप 14 साल के बच्चे तक को काम पे नहीं लगवा सकते उसकी मर्जी के खिलाफ, मतलब वो वैसे भी आप नहीं लगवा सकते, क्योंकि फैक्ट्री में जो काम हम कराते हैं ना बच्चों से, वो सब चीज़ एक्सप्लॉइट बच्चों को नहीं कर सकते आप उसको कम। उसी तरीके से 23 में कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स फॉर फोर्स लेबर, मतलब फोर्स लेबर किसी से नहीं करवा सकते आप। अब ये आर्टिकल क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक के बीच में जो भी है, ये राइट टू फ्रीडम के बारे में जानकारी है, मतलब रिलीजन की स्वतंत्रता। 25 में क्या है कि आप फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि वो रिलीजन के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं 25 में। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जितने भी उसके अफेयर्स होंगे उसको मैनेज करने के लिए जो भी मतलब कि चीज़ें हैं वो आर्टिकल 26 में। 27 में क्या है, फ्रीडम हैज़ टू पे टैक्सेस प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब ये
फ्रीडम है टू पे टैक्सेस, टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, उसकी आज़ादी है, मतलब कोई टैक्स वैक्स ले सकते हैं रीजन के नाम पे, मतलब वो ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें, प्रमोट करने के लिए। आर्टिकल 28 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब फ्रीडम है फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने के लिए, देने के लिए, तो आर्टिकल 28 में कहा गया है। अब यहाँ से कहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30 में कहा गया है। तो आर्टिकल 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 30 क्या है, ये आजकल बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में भी चला है आर्टिकल 29 कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन है। फिर क्या है आर्टिकल 30 क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि उनके एजुकेशन के लिए माइनॉरिटी के बारे में, उनके अधिकार के बारे में दिया गया 30 में। मतलब माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, मतलब एजुकेशनल जो संस्था होगी, उनको इस्टेब्लिश कैसे किया जाए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, आर्टिकल 30 में कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आर्टिकल 32। यह रेमेडीज है, मतलब कोई आपको आपको जैसे जितने भी आर्टिकल ऊपर बताए गए उसमें आपको कोई भी उस तरीके से कोई आपके खिलाफ कर रहा है, जैसे आपको छुआछूत से आपको हटा, मतलब कि जैसे आपके साथ कोई छुआछूत कर रहा है आपको हट, तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे मौलिक अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी उनको। तो वही उसकी जानकारी जो है, सब रेमेडीज़ है उसकी, वो आर्टिकल 32 में कहा गया। भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान का दिल कहा है। और प्रियम्बल को कहा जाता है आत्मा, संविधान का आत्मा कौन है, प्रियम्बल है। और ये दिल क्या है, दिल है उसका ये आर्टिकल 32, ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 मतलब क्या है, रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रेमेडीज़ है उसके, उसको मतलब उसको सही किया जा सकता है उसके लिए, मतलब कि अभी जो जो भी आपके साथ कर रहे हैं लोग। अब ये यहाँ से चालू हो गया, इसमें मतलब कि बहुत सारे इसके अंदर रेमेडीज़ में मतलब 5 रेमेडीज़ होते हैं, 5 रेमेडीज़ में सब होते हैं, जैसे क्यू वारंटो होता है और भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनके खिलाफ होता है कि कोई पर्सन आपके साथ गलत नहीं कर सकता, आपको आपके मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता, वो सारी उनकी। तो उसके लिए आपको कोई छीन रहा है तो आप जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए आर्टिकल 32 के तहत, ताकि वो आपके साथ इंसाफ मिल सके। तो ये आर्टिकल 32 बताता है, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का दिल कहा है। और संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, वो है प्रियम्बल को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से, मतलब ये डीपीएसपी इसी को कहते हैं, मतलब ये स्टेट के लिए, स्टेट को वेलफेयर के लिए ये डीपीएसपी का नियम है, जो कि हर स्टेट के जो सीएम होते हैं, सरकार है, उसको मानना होता है, उसे वो चीज़ करनी होती है। ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक होता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 36 में क्या गया है, डिफिनीसन दिया गया है स्टेट के बारे में। आर्टिकल 37 के बारे में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, इसका मतलब क्या एप्लीकेशन होगा, वो सारी जानकारियाँ आर्टिकल 37 में है। फिर आर्टिकल 39 में क्या है, 39 ए में है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब इक्वल जस्टिस होना चाहिए और फ्री लीगल एड होना चाहिए। और आर्टिकल 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का सपना था कि एक विलेज पंचायत चीज़ें जैसी चीज़ें बने जहाँ पे गांव गांव तक मतलब सरकार कोई ना एक लोकल बॉडी सरकार के रूप में बननी चाहिए थी। ये गांधी जी की सोच थी, जो कि 1992 में, फिर बाद में पार्ट पार्ट 11 और पार्ट 12 में ऐड किया गया। 11th में म्यूनसिपालिटी और ट्वेल्थ में ये पंचायत वंचायत ये सब ऐड किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। 11th में पंचायत, 12th में म्यूनसिपालिटी, ये था शेड्यूल में, शेड्यूल था ना, शेड्यूल आप पढ़े होंगे, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। तो इसमें वही आर्टिकल 40 है। ये आर्टिकल 14 में कहा गया है कि एक पंचायत होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो ये जो भी ग्राम सभा ग्राम समिति जो नहीं होता है, ये उनकी जानकारी है, यहीं पर यहीं से मिलता है। तो ये आर्टिकल 41 में कहा कहा क्या क्या है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केस, मतलब राइट टू वर्क मतलब वर्क का अधिकार होना चाहिए आर्टिकल 41 में, या एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए आर्टिकल 41 में कहा गया क्या कि स्टेट का ये कर्तव्य बनता है कि वो लोगों को काम दे, शिक्षा दे, और उनके पब्लिक असिस्टेंट उनको असिस्ट करे, उनके साथ रहे, उनका साथ दे, मतलब उनको जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करे। ये आर्टिकल 41 में कहा गया है। ठीक है, ये 43 आर्टिकल 43 में क्या है, लिविंग वेजेस, मतलब लिविंग वेजेस उनकी आय जो होती है ना, उनको मतलब उनको जो मजदूरी मिलती है वो फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए लिविंग मतलब
जीने के लिए उनके लिए पगार दे, ये उस राज्य का कर्तव्य है। फिर आर्टिकल 43A में कहा गया है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो भी पार्टी इंडस्ट्रीज वर्कर का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में होना चाहिए। मतलब उनका वर्कर मतलब इंडस्ट्रीज में वर्कर के लिए पार्टिसिपेट करना जरूरी होना चाहिए, स्टेट का ये कर्तव्य बनता है। ऐसी कुछ पॉलिसी लाए जो इंडस्ट्रीज में, सरकार इंडस्ट्रीज में आम लोगों वर्करों को लिए वहाँ पे मजदूर मतलब उनकी एम्प्लॉयमेंट पैदा करे। 44 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सब एक तरह का, अप्लीकेबल इन गोवा ओनली। इस समय सिर्फ गोवा में अप्लाई हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी तक और कहीं नहीं अप्लाई हुआ है, सिर्फ एकमात्र गोवा स्टेट है। ठीक है, अब आर्टिकल 45 में आ जाते हैं। आर्टिकल 45 में क्या है, तो आर्टिकल 45 में क्या है, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। मतलब आर्टिकल 45 में ये कहा गया है कि प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, जो कि बाद में ये फंडामेंटल ये राइट में ऐड कर दिया गया, जो कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, ठीक है, वहाँ पर ऐड किया गया 2002 में। तो वहाँ पे ये चीज़ कहा गया है, वहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। अब इसे आर्टिकल 46 में मतलब वहाँ पे फ्री शिक्षा के बारे में कहा गया है, 14 साल के बच्चों तक को फ्री शिक्षा मिलेगी, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक को। 2002 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस टाइम पे, तो उसमें वो प्रधानमंत्री थे तभी। तो ये आर्टिकल 45 में, ये पहले डीपीएसपी में था, ठीक है, तो यहीं से उठा के वो फंडामेंटल राइट में ले गया गया। अब आर्टिकल 46 है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC के बारे में, प्रमोशन के बारे में उनकी जानकारियाँ हैं कि उनको प्रमोशन कैसे होना चाहिए। आर्टिकल 47 ड्यूटी या उनकी मतलब स्टेट को बढ़ाया जाए, उनको उनके अंदर जो एजुकेशन कम है तो उनको एजुकेट किया जाए, वही जानकारी है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन लिखा ना, एजुकेशन इकोनॉमिक, उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को SC की हो या ST या OBC की हो उनके लिए है। 46 47 में क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब स्टैंडर्ड लिविंग एंड टू द इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, लोगों के हेल्थ के लिए उनके स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन, उनकी स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए ये। जैसे कि न्यूट्रिशन पर, जैसे कि हम नहीं मिलता है, राशन मिलता है ना आपको महीने महीने स्टेट की तरफ से, तो वही जानकारी लिखी है आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये हो गया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, स्मारक स्मारक जो होती है, प्लेसेस है, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस जो की है, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में कहा गया, ये राज्य की ये मतलब कि कर्तव्य बनता है करना। आर्टिकल 50 में कहा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना, मतलब इसीलिए तो न्यायालय कहते हैं कि सबसे स्वतंत्र है, वो अलग होना चाहिए, राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के साथ कभी मिलना नहीं चाहिए। आर्टिकल 51 में कहा गया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे शांति और सिक्योरिटी प्रमोट करना, ये स्टेट का काम कर्तव्य होना चाहिए अपने अपने स्टेट में। हर स्टेट के सरकार जो भी होते हैं उस स्टेट का सरकार जो भी है उनका कर्तव्य है ये। अब पार्ट 4A में आ जाते हैं, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आर्टिकल 51A में इसकी जानकारी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में है, ये अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी कब हुआ था, 42वें संशोधन में, ठीक है, देखिए यहाँ नीचे लिखा 1976 में 42वें संशोधन, जो अमेंडमेंट को क्या कहते हैं, संशोधन, 1976 में एक्ट में लाया गया था, ठीक है। इसमें 10 पहले शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, पर 46वां है ना ये, नहीं, 80 81 82 83, हाँ 86 सॉरी, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो हुआ था, ऐड किया गया था एक और वन मोर लिस्ट ऐड किया गया था इसमें, ठीक है। तो ये हमको पता, टोटल 11 इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जैसे कि इसमें आ जाता है ना कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना, जन गण मन जब वो नेशनल एंथम होता है तो वहाँ पर खड़े हो जाना, उनको रिस्पेक्ट देना, स्मारक की रक्षा करना, इन्वायरमेंट की रक्षा करना, ये सब फंडामेंटल ड्यूटी है। पर इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है ये कभी भी इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते आप, इसके लिए जस्टिस के लिए, ठीक है, और ना ही DPSP के लिए भी हम न्यायालय में नहीं जा सकते। बट फंडामेंटल राइट के लिए आप न्यायालय में जा सकते हो इंसाफ मांगने, बट आप ना ही DPSP के लिए न्यायालय में जा सकते हो, ना ही फंडामेंटल ड्यूटी के लिए। ये बहुत से लोग रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं, कहाँ ध्यान देते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं आज के डेट में, तो उनके भी हम कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक देशभक्त है दूसरे को देख रहा है, तो हर कोई इंसान एक दूसरे की तरह तो हो नहीं सकता, तो इस तरीके से हम उनके पे कोई केस नहीं कर सकता है।
उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसे करिए, आपकी ड्यूटी है, उनको मोटिवेट कर सकते हैं करने के लिए, ना कि हम उनको उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन के बारे में, सेंट्रल के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, संसद, राष्ट्रपति, ये सब जितनी भी जानकारियाँ हैं वो यूनियन में आती है, पार्ट 5 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पार्ट। और आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक होता है। 50 ट्रिक याद रखिएगा ऐसे ट्रिक के रूप में कि भाई 52 है तो 52 से कम 51 होता है, मतलब 151 तक जाएगा। अब 52 से स्टार्ट है। 52 में प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है, ये कि यहाँ लिखा भी है कि आर्टिकल 52 में क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी है, प्रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए। आर्टिकल 53 में क्या है कि उसकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 54 में क्या है, उसकी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है, इलेक्शन का तरीका क्या है प्रेसिडेंट का, वो दिया है। आर्टिकल किस में दिया है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 54। फिर उसके बाद इम्पीचमेंट है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब एक सेट में हम कैसे उसके खिलाफ उसको हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करके, वो आर्टिकल 61 में है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हम कहते हैं कि सबसे फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब देश का सबसे फर्स्ट नागरिक होता है। उसके बाद वैसे तो इसके पास सारी पावर होती है, बट मेन एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है प्रधानमंत्री के पास होती है, पर ऐसे पर आर्टिकल संविधान के तहत सब सारी पावर जो होती है, मिलिट्री पावर और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर उसकी जो भी है वो सब राष्ट्रपति के पास होती है। बट वो प्रधानमंत्री के सलाह पे, उस प्रधानमंत्री के सलाह पे ही वो सारे काम करता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो उसका सलाहकार कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति का सलाहकार। ठीक है। अभी आर्टिकल 63 है, इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए, जिसे नहीं कहते उपराष्ट्रपति, वो जब राष्ट्रपति होना चाहिए तो उसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए, 63 में कहा गया है। ठीक है। उसी तरीके से ये आर्टिकल 64 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ काउंसिल, मतलब कि क्या कहा गया है आर्टिकल 64 में कि जो ये उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का जो होता है, ये चेयरमैन भी यही होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो यही होता है। ठीक है। उसी को वो दोनों काम उसी को मिलता है, मतलब दोनों काम वही संभालता है। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 72 ये देखो, ये क्वेश्चन में ये आर्टिकल बहुत आता है। एक ये आर्टिकल आर्टिकल 76, मतलब दो आर्टिकल बहुत ज़्यादा आते हैं। 72 में कहा गया, क्या कहा गया है, 72 में ये कहा गया है कि पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जो होती है क्षमा करने की ताकत जो होती है, लोगों कोई दोषी है उसे क्षमा कर सकता है, उसके वो पावर होती है। ये आर्टिकल 72 में कहा गया है। आर्टिकल 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मतलब जिसे मंत्री परिषद कहते हैं ना हिंदी में, जिसमें सारे जो होते हैं मंत्री लोग होते हैं, उनका परिषद बनाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि ये मिनिस्टर है, खेल खेल का मंत्री ये है, रेलवे मिनिस्टर है, ये क्या नाम, एजुकेशन शिक्षा मंत्री है ना, ये और जो भी है, मतलब जैसे कि नितिन गडकरी हैं, ये रोड के जो मंत्री हैं, सिविल जो रोड है जो भी है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या भी वो भी कह सकते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी वर्क। तो उस तरीके से मंत्री, सबके हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री होते हैं ना, तो उन सभी मंत्रियों का एक मिलकर एक गठन, वो काउंसिल बनाया जाता है, सभा, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो उससे सलाह ले, उसका सलाह प्रधानमंत्री लेके फिर प्रेसिडेंट को बताता है एडवाइस के तौर पे। ठीक है। ये आर्टिकल 74 में कहा गया है, मतलब प्रेसिडेंट ले सकता है एडवाइस। आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया, मतलब जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं ना, अटॉर्नी जनरल ये होना चाहिए आपको, इंडिया का होता है। आर्टिकल 76 में बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्या क्या है कि इसी को महान्यवादी भी कहते हैं शायद, अटॉर्नी जनरल को ही हाँ कहते हैं। आर्टिकल 79 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79 में कहा गया है, इसके बारे में जानकारी है। आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट होगी। और 80 में क्या है कि उसमें एक राज्यसभा होगा, फिर पार्लियामेंट के अंदर एक लोकसभा होगा, वो 81 में कहा गया है। और आपको ये एक लाइन से याद रखना, 79, 80, 81, पहले सबसे बड़ा जो होगा सबसे पहले आएगा, फिर उससे नीचे जो होगा तो राज्यसभा सबसे, इसको ना लोकल हाउस भी कहते हैं, पीपुल हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं लोकसभा को। ये टेम्प्रोरी होता है, टेम्प्रोरी हाउस होता है, ये परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा। ये लोकसभा में इलेक्शन करके लोग जो जीत के जाते हैं ना, एमपी लोग, ये लोकसभा में बैठते हैं। जो इलेक्शन राज्यसभा में होता है, ये आपको क्या कहते हैं, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं जाते हैं, डायरेक्ट बिना इलेक्शन के ही होते हैं,
जैसे क्रिकेटर, कोई महान क्रिकेटर होता है जो मतलब कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, कोई फिल्मकार है या कोई बहुत बड़ा मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है जो बहुत सोशल टीचर है कोई, ऐसे लोगों से प्रेसिडेंट उन्हें चुन के राज्यसभा में बैठा देता है। वैसे तो लोकसभा में टोटल सीट इस समय कितनी है, 545 पर 550 अभी बढ़ के हो जाएगी अभी, ठीक है, पहले 545 थी। ये आर्टिकल 81 में कहा गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 83 में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कितना ड्यूरेशन होता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का, ये कहा गया है। 93 में कहा गया है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं, ये लोकसभा को ही हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, मतलब जो लोकसभा की जो स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर, उनके बारे में जानकारी आर्टिकल 93 में लिखा है कि होना चाहिए, ठीक है, ये होना हमें पता होना चाहिए। ये हो गया 83। अब आर्टिकल 83 के बाद आपको एक ये 83 में आइए, ड्यूरेशन हो गया ये 93 में। आर्टिकल 105 में आइए। आर्टिकल 105 में कहा गया कि पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के पावर के बारे में, उसकी प्रिविलेजेस के बारे में जानकारी है, 105 में है। और 109, आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, जो मनी बिल होता है ना उसके बारे में जानकारी 109 में होता है। ये 110 में क्या है, मनी बिल के डिफिनीसन है, जो बिल आती है ना सभा, ये संसद में, पार्लियामेंट में, वो 109 में, 110 में उसकी डिफिनीसन है। 112 में एनुअल फाइनेंस बजट, जो जो आता है ना साल का बजट, फाइनेंशियल बजट, ये उसकी जानकारी 112 में कहा गया है। 114 में एप्रोप्रिएशन बिल कहा गया है। 114 में एप्रोप्रिएशन इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखिएगा। 114 ये आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स है। अब आ गया ये आर्टिकल 123, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें तो क्वेश्चन आया ही है, काफ़ी जगहों पे आया है, बहुत एग्जामों में आया है, सारे जितने भी, चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो या कहीं भी हो। ये कहा गया कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसी, मतलब जैसे कभी भी मतलब टेम्प्रोरी टाइम के लिए ये प्रेसिडेंट ना ऑर्डिनेंस ला सकता है, ऑर्डिनेंस, ये पावर उसके पास है प्रेसिडेंट के पास, 123 में कहा गया ये, ठीक है। जैसे फिर उसके बाद क्या है, ये आर्टिकल 124 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 124 में सुप्रीम कोर्ट का है, इसी से 214 बनता है, 124 से ही 214 बनता है, तो 214 में आपको क्या है, राज्य का हाई कोर्ट जो होता है उसके बारे में जानकारी है, उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानकारी है। तो उसी तरीके से याद रखिएगा, आर्टिकल 124 में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 में क्या है, सैलरी ऑफ जजेस। आर्टिकल 126 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह रहते हैं उसकी अपॉइंटमेंट है। आर्टिकल 127 में क्या, अपॉइंटेड बाय एडहॉक जजेस, मतलब और भी जो जज होते हैं ना मेन जज के अलावा, कई जजों की बेंच बटी होती है ना, वो एडहॉक जज होते हैं। ये कुछ, ये क्या होता है, एडहॉक जज उसको कहते हैं किसी खास काम के लिए चुना, मतलब ये होते हैं किसी खास चीज़ों के लिए होते हैं, उसकी जज होते हैं एडहॉक जज। ये आर्टिकल 128 में क्या है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज, समझ में, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये है। अब 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है कि 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सारे जो रिकॉर्ड, कोर्ट का रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट होता है वो, सारे जितने भी कोर्ट हैं उनके रिकॉर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और आर्टिकल 130 में क्या गया है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में 130 में कहा गया है। 136 में कहा गया है, स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल लीव्स जो होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट दी जाती है, वो 136 में कहा गया है। और आपको उसके बाद क्या कहते हैं, 137 में, आर्टिकल 137 में रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू जो होता है ना, मतलब दोबारा से वो जज उस पर जजमेंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है जजमेंट दोबारा से किसी जज किसी फैसले को, 137 में कहा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 141 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 141 मतलब ये इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का बाइंडिंग ऑफ ऑल द कोर्ट्स, ठीक है, डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन द ऑल द कोर्ट्स, ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर होता है ना, इसलिए। आर्टिकल 148
आर्टिकल 148, 149, 150 जो होता है वो सीएजी के बारे में कहा गया है। सीएजी किसे कहते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो लिखा पढ़ी होता है ना, महालेखा लिखा पढ़ी जो भी करते हैं, मतलब कि उसका आय का जो भी देश में जो भी टैक्स होते हैं ना, उनका लिखा पढ़ी जो भी जानकारी लेती है वो सीएजी के पास होता है। ये प्रेसिडेंट को सबमिट करता है वो सारी जानकारियाँ, साल भर का जितना भी आय खर्च हुआ, क्या आया क्या टैक्स हुआ, वो सब जानकारी उसी को सीएजी कहते हैं। ठीक है, सीएजी माँ इसी को हिंदी में शायद लेखा कहते हैं, मुझे हिंदी वर्ड नहीं याद रहा एग्जैक्टली। आर्टिकल 149 में ड्यूटी एंड पावर ऑफ सीएजी कहा गया है। ठीक है, और 150 में ये कहा है 152 से लेके 237 तक, अब स्टेट की आ गई बारी। अब इसमें क्या है, 152 से लेके 237 तक कहा गया है। इसमें क्या है, आर्टिकल 153 में क्या कहा गया है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एक स्टेट का गवर्नर होना चाहिए। जैसे उसमें सेंट्रल में क्या था, आर्टिकल 52 में उसमें था प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसी तरीके से याद रखिए 153 उसमें 52 था, इसमें 53 है, पर आगे एक लगा दीजिएगा, मतलब 153 है, गवर्नर होना चाहिए स्टेट का। जो पावर जैसे प्रेसिडेंट के होते हैं ना, वो सारे पावर गवर्नर के भी होते हैं, और वो स्टेट के अंदर होता है। उसका इंडिया पूरे सेंट्रल पे होता है, इसका स्टेट में होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स के क्या होने चाहिए, 154 में कहा गया है। ठीक है, ये 161 में उसके पार्डनिंग मतलब क्षमता का माफ़ी करने, जैसे आर्टिकल 72 में ना प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है। आर्टिकल 72 अभी पढ़े थे ना हम लोग, उसी तरीके से आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर है, मतलब किसी दोषी को क्षमा कर सकता है, उसकी पावर है। आर्टिकल 161 में देख लीजिए। आर्टिकल 154 में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर है। आर्टिकल 165 में क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब एक एडवोकेट जनरल होता है आप तो स्टेट का। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एडवोकेट जनरल, ये ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट। 165 है। 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, जैसे उसमें था ना कि आर्टिकल 123 में ये पावर है प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस करने का, उसी तरीके से 213, 123 से तो बना है 213। देखिए अगर ये आगे एक हो जाता तो 123 बन जाता। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि दिमाग में से रहेगा, 113, 123, 213 याद रहेगा। ये स्टेट का होता है, गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस करने का क्षमता, क्षमता क्या, पावर कहते हैं उसे। आर्टिकल 214, जैसे आर्टिकल 124 में हाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता था, उसी तरीके 214 में हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। ठीक है, 215 में क्या है, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जैसे उसमें भी हम पढ़े थे कि 141 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट विद द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, 141 में पढ़े थे ना, देख लीजिए, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कहाँ गया यार, कोर्ट ऑफ द कोर्ट, सॉरी हमने लगा आपको चीज थोड़ा गलत बता दिया आपको, सॉरी सॉरी। कहाँ गया आर्टिकल ऑफ पावर ऑफ कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो आर्टिकल 129 में होता है। सुप्रीम कोर्ट, हमने कहा ना कि आर्टिकल 129 में होता है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 में था। उसी तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये दो कहने में ये है कि हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ये 215 में है। वो किसमें था, वो आपको 129 था, ये किसमें है, 215, याद रखिएगा। ठीक है, 215 दोनों का मतलब इस तरीके से याद रखेंगे ना तो याद रहता है, स्टेट और सेंट्रल का। आर्टिकल 226 में क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स जारी कर सकता है, ये पावर होता है आपको हाई कोर्ट्स के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस, और 32 में सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है ना, वो 32 में कहा गया था, हम पढ़े थे ना कि जैसे आपको फंडामेंटल टू कर दे तो उसके खिलाफ रिट जारी हो सकता है, किसमें, आर्टिकल 32 में। जिसे हम भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान का दिल है, हार्ट, और आत्मा कौन है, प्रियम्बल। उसी तरीके से आर्टिकल 226 में क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रेट्स, स्टेट में आता है, गवर्नर के पास पावर होता है ये। ठीक है, पावर ऑफ हाई कोर्ट के पास होता है पावर। और ये आर्टिकल 233 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है वो 233 में उसके बारे में जानकारी है। और आपको जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, और आपको जानकारी और दे दूँ मैं, आर्टिकल 235 में क्या है, कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होते हैं, उनके उनके कंट्रोल ओवर, उसके बारे में जानकारी है। अब उसके बाद हम आपको जानकारी पढ़ेंगे पार्ट 7 जो है हटा दिया गया था, हम शुरू में आपको पढ़े हैं 238 में, 38 में था।
रिपील मतलब हटा दिया गया। पार्ट 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज 239 से लेकर 242 तक, इसे हमने पहले बता दिया है। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत, ये क्या है आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। पार्ट 9 ए, ये 243 ए है ना, ग्राम सभा। 243 बी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये सब पंचायत राज होता है ना, ये सब पढ़ने के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9 में दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जैसे ये ना है ना, तो 243 ए 243 बी होगा ना, वो तक जाएगा। तो इसी तरीके से बताया गया है कि 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में ग्राम पंचायत है। ये दोनों की जानकारी पार्ट 9 में है, पंचायत से रिलेटेड। पार्ट 9 ए जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें म्यूनसिपालिटी को ऐड किया गया था। इसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक किया गया था। पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 244 में आता है। पार्ट 11 में क्या है, सेंट्रल रिलीजन रिलेशन, मतलब सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसके बारे में कहा गया है। ये क्या है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है। ये यहाँ से आपको याद, ये आपको तो कि इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, पता चला आपको। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा बेकार दिखने लग गया, एक सेकेंड। हाँ, आपको अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल देता हूँ। पार्ट 12 में कहा गया है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कंट्रैक्ट्स एंड ये काल का सूट्स, आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 301 में कहा गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था ना, उसको 300 ए में डाला गया था, यहाँ लिखा है ना पार्ट 12 प्रॉपर्टीज 300 आर्टिकल ए लिखा है ना। तो वो जो पहले फंडामेंटल राइट में था, किस में था, 19 एफ में था, याद कीजिए। मैं आपको 19 में 6 पार्ट 60 पार्ट थे, उसमें से एफ वाला हटा दिया गया है, ये वही पार्ट है। उसको कहाँ डाल दिया गया, पार्ट 12 में डाल दिया गया, 300 ए में। ये आपको पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 266 है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सो अकाउंट फंड, जितने भी फंड वंड जो पब्लिक फंड है, जो भी फंड है, कंसोलिडेटेड फंड, ये सब 266 में है। 267 में क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ द, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, समझ लीजिए। बोल देगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 आर्टिकल, 200 आर्टिकल। ये देखो फाइनेंस कमीशन, ये क्या है, ये 280 में आता है, ठीक है, 280 में। ये सारे आर्टिकल जो है किस में आते हैं, पार्ट 12 में आते हैं। पार्ट 12 में फंड लिखा ही हुआ है यहाँ, सिंपल साफ साफ लफ्ज़ों में देखिए क्या लिखा है कि फाइनेंस की जितनी जानकारियाँ हैं, प्रॉपर्टीज़ की, कंट्रैक्ट्स की, ये सब जानकारी किस में आएगा, 264 से लेकर 301 तक। तो इसमें से देखो उसमें कौन कौन से फंड हो सकते हैं, कंसोलिडेटेड फंड हो गया, कंटीजेंसी फंड हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया 280 में, फिर उसके बाद क्या, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया 300 ए में। ये सब जानकारियाँ मिल गई, ठीक है। अब आपको उसमें क्या लिखा, ये देखिए पार्ट 13 में क्या है, ट्रेड कॉमर्स, ये सब चीज़ जानकारियाँ हैं। ट्रेड कॉमर्स टेरिटरी, ये सब विधि, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर में जो भी आप ट्रेड व्यापार कर रहे हैं उसके बारे में सब उसकी जानकारियाँ हैं यहाँ पे। 301 से लेकर 307 के बीच में है। 301 में अब उसकी जानकारियाँ एलोबरेट किया गया है। 301 में क्या है, फ्रीडम टू ट्रेड, मतलब आपको आज़ादी है ट्रेड करने का, कॉमर्स करने का, व्यापार करने का, अलग अलग जगहों से, ठीक है, विद इन अ कंट्री। आर्टिकल 33 एंड 2 में कहा गया, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, मतलब पार्लियामेंट का पावर है कि वो रेस्ट्रिक्शन, कोई ट्रेड ऐसा हो रहा है जो गलत है, उसको वो मतलब बंद करा सकता है, कॉमर्स कोई भी ट्रेड पे। पार्ट ये 14 है। पार्ट 14 में क्या है, सर्विस अंडर सेंटर एंड स्टेट, जो भी अंडर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि IAS PCS, ये सारे एग्ज़ाम सर्विस होते हैं ना, आपको ऑफिसर लोग होते हैं आपके लिए सेवा करते हैं, वो सारे जानकारियाँ हैं। 308 से लेकर 323 तक आर्टिकल में होते हैं इसकी जानकारियाँ। 312 में आर्टिकल में, जिसे मैंने कहा था ऑल इंडिया सर्विस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 315 क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द, मतलब PCS जो होता है जिसे कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS इसी को कहते हैं। PSC लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मतलब PSC बोलते हैं। जैसे यूपी का एग्ज़ाम होता है ना, UP PSC, तो उसी को UP PCS कहते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। 315 में होता है ये। 312 में ऑल इंडिया सर्विस, इसमें IAS का एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है 320। तो 320 में क्या है, फंक्शंस टू पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या है उसके कार्य हैं, उसकी जानकारियाँ, मतलब PCS का, PCS जो पब्लिक सर्विस है। ट्रिब्यूनल एरिया आर्टिकल 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में।
आर्टिकल 328 से लेकर 320 तक है, ज़्यादा नहीं है। 14 में पार्ट 320 में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब ये आर्टिकल 15 में क्या है, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के बारे में है। देखो लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन, यहाँ लिखा है ना 324 में, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ये सब चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है, जो लोकसभा राज्यसभा एमएलए ये सब का इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये कहा है 324 से लेकर 329 में कहा गया। 324 में इलेक्शन कमीशन, 325 में नो पर्सन टू बी इंटेलिजिबल फॉर इंक्लूजन टू क्लेम द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी तरीके से आप उसको, मतलब ये सब चीज़ें देख के इलेक्शन नहीं करवा सकते। मतलब ये क्या लिखा है, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल इंक्लूडिंग इन, कोई भी पर्सन मतलब इलेक्शन उसके रिलीजन या उसके कोई भी मतलब कास्ट के ऊपर, कास्ट को लेकर ऐसा नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन में लड़ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये जानकारी लिखा हुआ है, वो हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। 326 में कहा गया इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एंड 326 में ये सब चीज़ें, एडल्ट सफरेज। आर्टिकल 16 में क्या है, ये स्पेशल प्रोविजन ST OBC एंड ये SC को कहा गया है। 330 से लेकर 342 तक में, इसमें 338 आता है। ये 338 A होता है, 338 B होता है। B किसके लिए, OBC के लिए होता है। ये सब चीज़ें याद होना चाहिए हम लोग को। नेशनल कमीशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का हो गया। SC शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, उसके लिए नेशनल कमीशन बनाया गया है। OBC के लिए 338B होता है। ठीक है, इस तरीके से 38A भी होता है एक। तो आर्टिकल 340 में क्या क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है, ये 300 अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस लोगों के लिए कंडीशन है, अपॉइंटमेंट किया जाता है कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से लेकर 301 क्या है यहाँ तक, 351 तक के ऑफिशियल लैंग्वेज। 343 में क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ये लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट, उसकी जानकारियाँ हैं। मतलब कि कौन सा यूनियन की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ये सब जानकारी है। आर्टिकल 351 में डायरेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेजेस, ये 351 में कहा गया है। इमरजेंसी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 18। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इसकी जानकारी है। आर्टिकल 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, इसको ही नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। 352 को ही प्रेसिडेंट रूल करने लगता है। ये 356 में क्या क्या कहा गया है, प्रेसिडेंट रूल, इससे भी 356 को प्रेसिडेंट रूल इसको भी कहा गया है। पर यह स्टेट इमरजेंसी हो गया, ये नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ती है, ये किसी एक स्टेट में कोई तरीके का कुछ ऐसा हो गया अशांति, कोई कर दिया है जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट रूल करना पड़ होता है। गवर्नमेंट या वहाँ पर गवर्नर का राज होता है प्रेसिडेंट के कहने पे, है ना 356 में। 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाता है। हमारे देश में अभी तक आया नहीं है 360 वाला, कभी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये दोनों 352 आ चुका है, ये 360 नहीं हुआ है। पार्ट 19, आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक है। पार्ट 19 में मिसलेनियस टॉपिक आती है, ये पता होना चाहिए हमें। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 368 आर्टिकल में अमेंडमेंट के बारे में जानकारी है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट के पास पावर होता है आर्टिकल को अमेंडमेंट करने का, मतलब कोई भी आर्टिकल में कोई भी था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है कि भाई बदलाव कुछ कर सकता है उसके अंदर। 368 में कहा गया है। पार्ट 21 में कहा गया है स्पेशल ट्रांजिशनल टेम्प्रोरी प्रोविजन, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 370, टेम्प्रोरी प्रोविजन फॉर द, क्या लिखा है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायल्यूटेड ऑन 5 एंड 6 अगस्त 2019, मतलब 5 अगस्त या 6 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 हटा दिया गया ना उसे, तो ये वही उसे अमेंडमेंट करके 371A में स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट नागालैंड, ये नागालैंड के लिए याद रखिएगा। एक जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा है 370, 371 A क्या है नागालैंड के लिए, 371 J किसके लिए है, हैदराबाद के लिए। ठीक है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन। ठीक है, ये पार्ट 22 में क्या है, ये कमेंसमेंट ऑफ द हिंदी को प्रमोट करने के लिए लिखा हुआ शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल मान सकते हो। ठीक है,
तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सब चीज़ें। अब शेड्यूल के बारे में जानकारी ले लीजिए। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल होते हैं? टोटल शेड्यूल जो होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा शेड्यूल, इसको हम ट्रिक से याद करते नहीं है कि आपने पढ़ा होगा बचपन में कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बोलते हैं ना, ये ट्रिक होता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का। तो उसमें आपको टोटल 12 होते हैं, 12 शेड्यूल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल क्या है, आर्टिकल 1 से लेके 4 को ही फर्स्ट शेड्यूल करते हैं। टी से क्या होता है, टेरिटरी। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बोलते हैं ट्रिक में। तो टी से टेरिटरी हो गया। तो आर्टिकल 1 से 14 में हम लोग पढ़े थे ना, यूनियन टेरिटरी। तो फर्स्ट शेड्यूल में ही वो चीज़ आती है। सेकेंड शेड्यूल में क्या आता था, ये देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया। ये सारे क्या है, इमोल्यूमेंट, ई फॉर इमोल्यूमेंट होता है, जो टी एस की स्पेलिंग होती है। टी से टेरिटरी, ई से क्या होता है, इमोल्यूमेंट होता है। तो ये कौन कौन सी इमोल्यूमेंट है, 59, 65, ये सारे इमोल्यूमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में टी ए से क्या आता है आपको यहाँ पे, ये देख लीजिए। ठीक है, ओथ शपथ के रिलेटेड जो भी जानकारी है थर्ड शेड्यूल में आता है, टीयर्स ऑफ वर्डमेन में। ठीक है, ये आपको देखिए, ये फोर्थ शेड्यूल में 4 से 18। ठीक है, ये सारे शेड्यूल है। शेड्यूल आपको इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा अलग से एक वीडियो बना के। ये देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये क्या, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 36 से 50 तक डीपीएसपी है। आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 80 में नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। ठीक है, ये भी हम सब पढ़े हैं हम लोग ना, उसको बस लिखा हुआ इस तरीके से कि आपको पता चले। 395 में क्या है, ये देखो, थ्री रिपील्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1900, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पहले ब्रिटिश लोग का एक्ट था, GOI जिसको कहते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, इसको हटा दिया गया। उसकी जगह पे आज़ादी के बाद उसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा चालू हो गया भारत का, जो अपना गवर्नमेंट का, तो वो 395 में उसकी जानकारी। 378 में कहा गया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। 371 में कहा है नागालैंड के बारे में। अभी पढ़े थे ना हम लोग, सब याद वही। ये देखिए 343 में हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज में कहा गया है। ठीक है, ये 343 में पंचायती राज है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। ये सब तो हम आपको बता ही दिए हैं, सारी की सारी जानकारी एक जगह। तो ये सब चीज़ें, वही चीज़ बस बार बार रिपीट कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है। इसको हम नहीं पढ़े अभी तो कोई मतलब, क्योंकि हम दोबारा पढ़ चुके हैं। तो यहीं तक थी हमारी वीडियो। आपको अगर पसंद आए तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अब मन करे तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कोई आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं है। थैंक यू सो मच।